हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज 10 मिनट रिवीजन सीरीज में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। मनी और बैंकिंग दोनों मिला के लगभग 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ध्यान से वीडियो पूरा एंड तक देखना। विद इन 10 मिनट्स पूरी कोशिश करूंगा आपका कंप्लीट मनी और बैंकिंग दोनों का अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को रिवीजन कराने का। बात करें मनी की, तो मनी है क्या? एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तुम्हें कभी भी एक्सचेंज करना हो, तुम्हें एक्सचेंज करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। मुझे दुकान से राशन खरीदना है, सामान खरीदना है, या कुछ भी खरीदना हो, उसके लिए क्लास मुझे जो देना पड़ता है वो है क्लास मनी। सो मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कॉमन यूनिट है जिससे हम बहुत सारी चीजों को या कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर बात करें क्लास फंक्शंस ऑफ मनी की, तो मनी के दो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शंस, जो मनी करता ही करता है क्लास। इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शन, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, हर जगह मनी ये काम करता है क्लास। इसके अलावा ये काम करता है। एक और फंक्शन भी है जो आपको पढ़ना नहीं है, व्हिच इज कंटिंजेंट फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन की बात करें, मनी के प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन आते हैं। सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। आपको कोई भी चीज खरीदना हो तो आपको बदले में एक कॉमन यूनिट देनी पड़ेगी, दिस इज मनी। मेजर ऑफ वैल्यू या कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम में, हम हर चीज को मेजर करने के लिए, अगर मुझे किरोसिन ऑयल के बदले मस्टर्ड ऑयल चाहिए, पोटैटो की जगह टमाटो टमाटो चाहिए, तो एक्सचेंज करने का अलग अलग भाव कि एक पोटैटो का टमाटो का हिसाब कितना है, 1 किलो पोटैटो के बदले कितने किलो टमाटो मिलेगा, 1 किलो चावल के बदले कितने किलो गेहूं मिलेगा। तो इस एक्सचेंज रेट में बड़ी दिक्कत होती थी बार्टर सिस्टम में। लेकिन मनी आने के बाद एक कॉमन यूनिट हो गया। आपको राइस खरीदना है, आपको वीट खरीदना है, आपको किरोसिन ऑयल खरीदना है, मस्टर्ड ऑयल खरीदना है, कार खरीदना है, हाउस खरीदना है, आपको हर किसी की पेमेंट एक कॉमन यूनिट में करनी पड़ेगी, और वो है मनी। आप पैसे से ही हर एक चीज खरीद सकते हो। पहले किसी के पास मान लो कोई सामान है, किसी के पास कोई सामान है। अब मान लो कोई भी सामान एक्सचेंज करना हो, तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि 1 किलो बैंगन के बदले भिंडी कितना मिलेगा? तो ये अलग अलग बहुत दिक्कत होती है बार्टर सिस्टम में। उसको सॉल्व किया प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी ने। सेकेंडरी फंक्शन की बात करें, सबसे पहला स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी फ्यूचर पेमेंट्स की। अगर आपने किसी से 10 किलो अनाज उधार लिया है, तो आपको कितना लौटाना पड़ेगा 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद? इसे कोई हिसाब किताब नहीं था। ऊपर से क्लास, अगर आपको 10 लोगों से एक घर बनवाना है, तो 10 लोगों को पेमेंट अलग अलग जाएगी। सब कुछ, कोई कुछ सामान मांगेगा, कोई कुछ सामान मांगेगा। पैसा था नहीं बार्टर सिस्टम के अंदर जो पहले चलता था। फिर मनी इकोनॉमी के आने के बाद ये स्टैंड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो गया, लोन का सिस्टम हो गया, अकाउंटिंग करना भी पॉसिबल हो गया। इसी फंक्शन की वजह से हमें अकाउंटिंग करना पॉसिबल हो गया। अब हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, बिकॉज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सबकी वैल्यू मनी में हम लोग सेट कर देते हैं। दूसरी बात, अगर हमें लोन लेना है तो हम क्लास विद इंटरेस्ट हम उसको लौटा भी देते हैं 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद। दिस इज कॉल्ड स्टैंड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर पेमेंट। स्टोर ऑफ वैल्यू, पहले सामान को स्टोर करने में बड़ी दिक्कत होती थी। मेरे पास मान लो गेहूं है, या मैं फसल कर रहा हूँ, कोई चीज़ को स्टोर करना है, बहुत लंबे समय तक हम स्टोर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। लेकिन पैसे के आने के बाद मनी को आप लॉन्ग टर्म तक 10 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, जितना मर्जी उतना क्लास बैंक में डाल दो, वो पैसा स्टोर होता रहेगा, साथ में बढ़ता भी रहेगा। ये है क्लास सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। अब बात करते हैं मनी सप्लाई। सबसे पहले मनी सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर, ध्यान रखना क्लास, एट अ पर्टिकुलर, ध्यान रखना, स्टॉक कॉन्सेप्ट द पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आम जनता के पास कितना पैसा है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो है वो डज नॉट इंक्लूड, मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं होता है? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। मनी सप्लाई में, सॉरी, मनी सप्लाई में गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो इंक्लूड नहीं होता। मनी सप्लाई में सिर्फ वही पैसा इंक्लूड होता है जो आम जनता के पास है। जो पैसा सरकार के पास है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। जो बैंकिंग सिस्टम के पास है वो भी मनी सप्लाई के इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि दे आर कॉल्ड सप्लायर ऑफ मनी। ये दोनों मनी के सप्लायर हैं, मनी की डिमांड नहीं करते। ये दोनों मनी के सप्लायर है, तो इनके पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। मनी सप्लाई में जो इंडिविजुअल के पास, जो बिजनेस फर्म के पास पैसा है, सिर्फ मनी सप्लाई के अंदर वही काउंट होगा, वही कंपोनेंट होगा मनी सप्लाई का। मनी सप्लाई के 4 कंपोनेंट है, M1, M2, M3, M4। पर तुम्हें जो पढ़ना है डिटेल में क्लास, वो M1 पढ़ना है। M1 का जो फॉर्मूला है वो है CC, DD और OD विद RBI। CC मतलब करेंसी इन कैश, DD डिमांड डिपॉजिट, जो पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ है, और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विद RBI, हमारा कुछ पैसा RBI के पास भी पड़ा रहता है। तो इट डज नॉट इंक्लूड, ध्यान रखना क्लास, मनी सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। जो इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा, जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा। M1 इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजेक्शन मनी। M1 को ट्रांजेक्शन मनी या M1 को क्लास हम कहते हैं मोस्ट लिक्विड। ध्यान रखना क्लास, CC करेंसी इन कैश, DD डिमांड डिपॉजिट। तो जब भी हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट की, तो हम इसमें नेट डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं। नेट डिमांड डिपॉजिट मतलब कि जो
बैंकों के पास पैसा है पब्लिक का, हम सिर्फ वही काउंट करेंगे। एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास पड़ा हुआ है, इंटर बैंक डिपॉजिट को हम कभी भी डिमांड डिपॉजिट में कंसिडर नहीं करते। अदर डिपॉजिट मतलब जो पैसा आरबीआई का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास पड़ा हुआ है, आरबीआई का नाबार्ड के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, आरबीआई का फॉरेन बैंक्स और फॉरेन गवर्नमेंट के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, मतलब क्लास इसको बोलते हैं अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। किस किस का डिपॉजिट? फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और क्लास यहाँ पे नाबार्ड। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जनता से डिपॉजिट को लेते हैं और जनता को लोन देते हैं, राइट। अब ये बैंक होते हैं दो टाइप के, आम जनता का बैंक, कमर्शियल बैंक, और सारे कमर्शियल बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक रेगुलेटर है, सारे के सारे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है कि वो काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, रूल रेगुलेशन बनाना, उनको लाइसेंस देना, उनको कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना, उनके लिए उनको मुसीबत के टाइम पे हेल्प करना। तो ये कमर्शियल, हमारा बैंक खुलेगा तो हमारा बैंक अकाउंट खुलेगा तो कमर्शियल बैंक में ही खुलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया का भी सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से यूएस का फेडरल रिजर्व सिस्टम जो उनका सेंट्रल बैंक है, और ये कंट्रोलर है एपेक्स बैंक है जो पूरी की पूरी क्लास कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक का कोई फंक्शन सिलेबस के अंदर नहीं है, एक ही फंक्शन है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आपके पैसों को कई गुना कैसे बना देता है, इस चीज को स्टडी करने से पहले मुझे स्टडी करना पड़ेगा कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे देता है, अगर आम जनता बैंकों में पैसे जमा करेगी तो कमर्शियल बैंक उसका फिक्स परसेंट आरबीआई को दे देता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है, लिक्विड फॉर्म में, गोल्ड में, लिक्विड में या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी के फॉर्म में अपने पास रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास SLR, उस परसेंटेज को बोलते हैं SLR। और क्लास जो आरबीआई के पास देता है एक फिक्स परसेंट, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि अगर मैंने 1000 रुपए बैंक में जमा करे तो बैंक 1000 रुपए किसी और को लोन नहीं दे सकता, बैंक को CRR SLR मेंटेन करना पड़ेगा। और CRR SLR जितना ज्यादा होगा बैंक की लोन देने की कैपेसिटी उतनी कम होती चली जाएगी, क्योंकि पैसा रिजर्व हो गया तो लोन जो देंगे वो बैलेंस अमाउंट देंगे। इसी तरीके से क्लास किसी ने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया मान लो, ठीक है, तो बैंक मान लेते हैं LRR 10% है और बैंक लोन दे पाएगी 900 रुपए। फिर 900 रुपए बैंक ने जिसको लोन दिया उस इंसान ने किसी को पे किया, अल्टीमेटली वो पैसा किसी और के बैंक में आ गया, बट है तो वो कमर्शियल बैंक की। यहाँ पे हम SBI, PNB, ICICI, येस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड नहीं बात कर रहे, यहाँ बात कर रहे हैं क्लास सारे कमर्शियल बैंक्स की। तो डिपॉजिट 1000 आया, लोन गया 900, जिसको लोन दिया उसने किसी और को पेमेंट कर दिया, क्योंकि जो लोन लेगा या तो वो पेमेंट करेगा या कुछ खरीदेगा, राइट। तो अल्टीमेटली दूसरे पर्सन के बैंक, तुम्हारे बैंक से पैसा निकलता है मेरे में आ जाता है, मैं किसी को पेमेंट करता हूँ उसके बैंक में चला जाता है, तो किसी और के बैंक में आ गया 900, उसने खर्च किया क्लास 90%, क्योंकि रिजर्व मेंटेन होगा 10%, 90, 810। थर्ड राउंड में 810 फिर से बैंक के पास आ गया वही अपना पैसा, फिर बैंक ने 81 रिजर्व मेंटेन करके 729 लोन दे दिया, और ऐसा चलते चलते लास्ट में तुम देखोगे कि डिपॉजिट 1000 का 10,000 हो गया। ये 10 गुना कैसे हो गया, इसके लिए एक फॉर्मूला है क्लास डिपॉजिट मल्टीप्लायर का। जो फॉर्मूला है क्लास डिपॉजिट मल्टीप्लायर का वो होता है क्लास 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। तो 1 अपॉन 10%, 10/100 ऊपर जाएगा, आ जाएगा 10 टाइम्स। अगर ये लीगल रिजर्व रेशियो 25% होगा तो 1 अपॉन 25 इंटू 100, आप ऐसा लगा लो फॉर्मूला 1 अपॉन LRR इंटू 100, तो ये आ गया 4 टाइम्स। और अगर ये LRR 50% हो गया तो ये आ जाएगा क्लास 2 टाइम्स, यानी कि LRR जितना ज़्यादा होगा मल्टीप्लाई उतना ही कम होगा। डिपॉजिट मल्टीप्लायर का बेसिकली मतलब ये है कमर्शियल बैंक आपके पैसों को कई गुना कैसे करता है। तो ये हो गया क्लास 10,000, इसका 10% हो गया 1000, और बाकी क्लास हो गया 9000। इस तरीके से कमर्शियल बैंक ने 1000 रुपए से 10,000 बना लिया, क्योंकि LRR 10 टाइम्स है। तो एग्जामिनेशन में तुमको LRR दे सकता है, इनिशियल डिपॉजिट दे सकता है, तुम्हें टोटल डिपॉजिट निकालना होगा, या टोटल दे दे, इनिशियल दे दे, तुम्हें LRR निकालना होगा, कुछ भी निकालना हो। 1 अपॉन LRR तुम्हें पता है कितना गुना, जैसे इसमें हो गया 10 गुना, तो 1000 का 10 गुना, टोटल डिपॉजिट 10,000, इनिशियल डिपॉजिट 1000, LRR 10%, और डिपॉजिट मल्टीप्लायर जो हो गया वो 10 टाइम्स हो गया। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शन की। तो सबसे पहला है नोट छापने का अधिकार, इसे बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी है जो नोट छापता है, हालांकि एक का सिक्का और जो कॉइन्स हैं उसे कौन छापता है क्लास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसे छापता है। इशूइंग अथॉरिटी हो गया। दूसरा है क्लास बैंकर्स टू गवर्नमेंट, बैंकों को जितने भी सरकार है ना क्लास, सरकार जो भी गवर्नमेंट है, तो बैंकिंग फैसिलिटी उनको कौन देता है क्लास, आरबीआई। तो आरबीआई उनको बैंकिंग फैसिलिटी देता है, ये बैंकर्स टू गवर्नमेंट है, सरकार को सलाह भी देता है, सरकार की मदद भी करता है क्रिटिकल सिचुएशन में, मुसीबत के टाइम पे सरकार को हेल्प भी करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है। जैसे कोविड टाइम पे क्लास बहुत बड़ा अमाउंट क्लास आरबीआई ने सरकार को दिया था। बैंकों का बैंक, हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, सारे कमर्शियल बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक, उन पे ऊपर निगरानी रखना, उनका सुपरवाइजर, उनको गाइड करना, उनका सलाहकार, ये सारा काम आरबीआई करती है। लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट, जब कमर्शियल बैंक के पास पैसों की बहुत दिक्कत होती है तो आखिरी रास्ता जो बचता है सेंट्रल बैंक। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व,
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अपने पास रखने का काम भी आरबीआई करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लास अपने पास फॉरेन करेंसी का भंडार रखता है सो दैट गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, एक दूसरे के बैंक का सेटलमेंट का काम जो है वो भी आरबीआई करता है। एक बैंक के पास दूसरे बैंक का कुछ पैसा है तो ये सेटल करने का काम आरबीआई के थ्रू होता है। और अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है यानी डिमांड ज़्यादा हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, या डिफ्लेशन है डिमांड कम हो रही है, मंदा चल रहा है क्लास, रेट डाउन हो रहा है, उसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी आरबीआई की है, सेंट्रल बैंक की है। तो सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है उनकी एक पॉलिसी के साथ जिसका नाम है क्लास मॉनेटरी पॉलिसी। इसके दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्लास, क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर। अगर मैं क्वांटिटेटिव मेजर की बात करूं, सबसे पहले आता है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा तो होगा क्या कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन देगी, तो कमर्शियल बैंक आम जनता को भी महंगे रेट पे लोन देगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लोग लोन कम लेंगे और लोन कम लेंगे तो डिमांड कम करेंगे। डिफ्लेशन में इसका उल्टा होता है, आरबीआई बैंक रेट कम कर देती है, आरबीआई सस्ते रेट पे लोन देती है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक सस्ते रेट पे लोन देता है आम जनता को, लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, ज़्यादा डिमांड करते हैं। अल्टीमेटली लोन लेके हम करेंगे क्या? डिमांड करेंगे, कुछ खरीदेंगे, घर रखेंगे तो है नहीं उस पैसे को। सीआरआर एसएलआर मैंने बताया था क्लास आपको, लीगल रिजर्व रेशियो। इन्फ्लेशन में लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाता है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो लीगल रिजर्व रेशियो को जैसे ही बढ़ाएंगे तो कमर्शियल बैंक की लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, लोन कम देंगे, डिमांड कम। डिफ्लेशन में इसे कम कर दिया जाता है ताकि लोग लोन ज़्यादा लें, लोग लोन ज़्यादा दे पाएगी बैंक लोगों को तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है सेल एंड परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के जो शेयर्स हैं उन्हें जनता को बेच देता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में सेल कर देता है सो दैट लोग उसे खरीदे, बैंकों से पैसा निकाल के, बैंक के पास पैसा ना बचे, बैंक लोन ना दे। और डिफ्लेशन में क्या होता है, आरबीआई इनको परचेज कर लेता है सो दैट आरबीआई इनको पैसे दे दे इसी बहाने और ये अपना पैसा बैंक में जमा करे, बैंक लोन दे। डायरेक्टली कभी भी सरकार आपको पैसा नहीं बांट सकती, किसी न किसी सिस्टम के थ्रू ही आपके पास पैसा आएगा। फ्री में बांट दिया तो क्लास नेशनल इनकम में हमने पढ़ रखा है, फ्री में बांट दिया तो वो ट्रांसफर इनकम हो जाएगी, वो नेशनल इनकम को नहीं बढ़ा पाएगी। फ्री में दिया होकर कुछ काम करके आपको मिलेगा। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बेसिकली क्या होता है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस पैसा आरबीआई के पास पार्क कर देती है और कुछ इंटरेस्ट उसको मिलता है। उल्टा समझ लो कि भी आरबीआई को लोन दे दिया कमर्शियल बैंक ने, जिस रेट पे, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देती है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को देते हैं और बाहर लोन नहीं देते। अगर कंट्री में डिफ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट आरबीआई कम कर देती है तो कमर्शियल बैंक फिर बाहर पैसे देते हैं, आरबीआई को पैसे नहीं देते। अल्टीमेटली सारा खेल है लोन का। इन्फ्लेशन में सरकार चाहती है कि मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, ना दिया जाए किसी को। डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को लिबरलाइज कर दी जाए, आसानी से पैसा दे दो सो दैट लोगों के पास पैसा है, लोग डिमांड करें, डायरेक्टली फ्री में तो नहीं लेकिन बैंक के लोन के सिस्टम के थ्रू। क्वालिटेटिव में इसके अंदर आता है पहला मार्जिनल रिक्वायरमेंट। हमने लोन 10 लाख का लेना है, प्रॉपर्टी 15 लाख की है तो 15 लाख की प्रॉपर्टी में 10 लाख का लोन मिल पाएगा, तो 5 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बैंक अपने पास रखती है ताकि कल को भाग ना जाऊं मैं। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट, एमआर। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो मार्जिन बढ़ा दिया जाता है, लोन कम दिया जाता है। 15 लाख की प्रॉपर्टी पे सिर्फ 8 लाख का ही लोन मिलेगा तो डिमांड कम करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है तो 15 लाख की प्रॉपर्टी पे 14 लाख 12 लाख का लोन दे दिया जाता है ताकि हमारे पास ज़्यादा लोन आए, हम डिमांड ज़्यादा करें और कंट्री में अल्टीमेटली पैसा पहुंचे। अगर पैसा मेरे पास आएगा तो मैं खर्च करूंगा तो किसी और को भी मिलेगा, मेरे पास ही नहीं आएगा तो मैं खर्च कहाँ करूँगा, किसी और को मिलेगा कहाँ। तो इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मोरल सुएजन मतलब कि इन्फ्लेशन में किसी को लोन मत दो एक्सेप्ट फार्मर्स, और डिफ्लेशन में सबको लोन दो। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब क्या है कि भाई लिमिट लगा दो एक क्रेडिट की, भी इससे ज़्यादा लोन आपको नहीं देंगे। सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर बोलते हैं इसको, लिमिट लगा देते हैं कि भैया इससे ज़्यादा लोन आपको नहीं देंगे। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, डिफ्लेशन में आसानी से सबको लोन देते हैं। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना तय है। ये सेम टू सेम एडीएस चैप्टर में भी है तो वहाँ भी आपको ये सेम टू सेम पढ़ना है। एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा, इन 7 में से कोई ना कोई 2 इंस्ट्रूमेंट या 3 इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन बन सकता है। और इसके साथ हमने कोशिश करी कि फटाफट इसका पूरा का पूरा रिवीजन अच्छे से करा दिया। मैं आपको बिफोर एग्जाम डिटेल रिवीजन भी कराऊंगा, डोंट वरी, बट यहाँ पे प्री बोर्ड में काफ़ी हेल्प रहेगा क्लास आपको ये, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में, और क्लास जुड़े रहें, कमेंट में बताएं अपना फीडबैक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।